नमस्ते। एक बार आपका पुनः एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारा 5वां एपिसोड है। आप जानते हैं कि आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट जिसमें हम अलग अलग विषयों पे जो एनजीओ सेक्टर के सब्जेक्ट्स हैं उन पे बात करते हैं और एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द कोड्स ऑफ द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर इस कार्यक्रम के अंदर हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्ट पे मैं आपके सामने डिकोड करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आपको मालूम है कि एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान की जरूरत होती है। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, लेकिन बिना प्लान के, अगर बिना एक स्ट्रैटेजी के, एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान के बिना अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस काम में कोई ना कोई कमी देखने को मिलती है। स्पेशली वॉलंटरी सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ग्रासरूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन का बहुत अच्छा अनुभव है। उनके काम में जो एक्सीलेंसी है वो बहुत हाई है, लेकिन जो रिपोर्टिंग है या जो डिलीवरी है, डिलीवरेबल्स हैं, वो शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं जा पाते और उसके कारण एनजीओ को काफी सफर करना पड़ता है। और इन सब में अगर आप देखेंगे तो इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो रीजन है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जिसके अभी भी हम यूज्ड टू नहीं हैं। ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस को समझना चाहिए कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसको लेके कैसे जाना चाहिए और उनके अपने जो टीम है उसके साथ मिलकर कैसे कार्य योजना बनानी चाहिए। इन सब विषयों पर आज बात हम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट का जो 5वां एपिसोड है ये आपके लिए काफी यूजफुल और फ्रूटफुल होगा। आज के इस विषय को आपके समक्ष रखने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीजन प्रोफेशनल, जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे एक बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है। लास्ट 25 ईयर्स से वो डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भारत की एक रिप्यूटेड कहें, एक अपने आप में जिनकी पहचान है, लाइक प्लान इंटरनेशनल, मोदी केयर इंडिया, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज के साथ काम किया है। आज ऐसे मेहमान हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। मैं उनके बारे में 2-3 लाइन और बताते हुए उनको आपसे रूबरू कराऊंगा। विजय राय का अनुभव बहुत ही इस सब्जेक्ट के लिए अगर मैं कहूं तो उपयुक्त है, क्योंकि मिस्टर राय एक सर्टिफाइड, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ना सिर्फ ट्रेनर हैं, बल्कि उन्होंने कई सारे कोर्सेज किए हैं जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। जिनमें से कुछ अगर मैं आपके सामने रहूं तो विजय राय सर्टिफाइड ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड पीएमडी। अब आप ये टेक्नोलॉजिकल जो वर्ड है, नॉमेनक्लेचर है, शॉर्ट फॉर्म है पीएमडी प्रो एंड येलो बेल्ट, लीन सिक्स सिग्मा, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब के बारे में शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन अनभिज्ञ हो सकते हैं। हम जब राय से बात करेंगे, विजय राय से, तो हम उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब के बारे में भी थोड़ा वो आपको डिटेल में बताएं। तो विजय राय करेंटली वेल्थ हंगर हेल्थ में काम करते हैं, जो जर्मनी की एक बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। 1962 से ये काम कर रही है, जिसको पहले हम जर्मन एग्रो एक्शन के नाम से भी जानते हैं। और वेल्थ हंगर हेल्प यूनाइटेड नेशन का जो फूड एग्रीकल्चर प्रोग्राम है उसके थ्रू इसकी शुरुआत हुई और बेसिकली नेचुरल मैनेजमेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में वो फूड एंड न्यूट्रिशन के एरियाज में काम करती है। भारत में ये काफी सालों से काम कर रहे हैं और मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशंस आपकी पार्टनर हैं। और एक प्रोग्राम के बारे में अगर मैं कहूं तो एक लंबा अनुभव आप रखते हैं। अब मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं आपके बीच में विजय राय जी को लाना चाहूंगा और विजय राय जी से ही हम सुनना चाहेंगे कि प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान कितना इंपॉर्टेंट है। स्वागत है विजय राय जी आपका एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। और आज आपने अपना समय दिया, आप आए, और इसके लिए हम सब पूरी एनजीओ टीम की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू।
धन्यवाद संतोष जी। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा के लिए, बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया। तो थैंक यू वेरी मच। राय जी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज का सब्जेक्ट हमारा प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान है और मैं इसी से जुड़ा आपसे पहला सवाल सीधे पूछना चाहता हूं कि एनजीओ सेक्टर में आपने भी अपने अनुभव में देखा होगा कि बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, टूल्स एंड टेक्निक्स को बहुत फॉलो नहीं करते हैं और उसके कारण जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या डोनर के एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें बहुत अच्छा नहीं आता है। तो क्या हमारे जो दर्शक हैं या एनजीओ मेंबर्स हैं उनको क्या आप बताएंगे कि क्या क्या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के स्टेप्स हैं? So major steps of the program implementation, if you describe, that will be so much useful for our member organization, please. अच्छा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पहले के मुकाबले अगर हम इसका एवोल्यूशन देखें प्रोग्राम मैनेजमेंट का, तो उसके अंदर काफी बदलाव आया है। पहले एक प्रोजेक्ट होता था तो उसको जिस तरह से भी इम्प्लीमेंट किया, उसका रिपोर्ट 1 पेज का या 2 पेज का बनाकर दे दिया, वो सेटिस्फेक्शन हो जाता था। लेकिन आज के दौर के अंदर जब पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को फोकस किया जा रहा है, उसके प्रूफ्स वेरिफिकेशन के ऊपर किया जा रहा है और क्या स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब उनकी बात आती है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि इन नई चीजों के बारे में अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कर रहे हैं वो, लेकिन वो एक साइंटिफिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे के अंदर करने के अंदर वो स्टेप्स क्या हैं, वो खास तौर से अगर हम हर एक संस्था अगर इसको ध्यान में रखें तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई परेशानी होगी। और खास तौर से जो 5 से 6 स्टेप्स होते हैं एक किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो सबसे पहला अगर हम जाएं बात करें तो सबसे पहला है प्रोग्रामिंग का स्टेप। तो प्रोग्रामिंग क्या है, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन समझने की बात है इन सबको। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन किस तरीके से मैच कर रहा है, कहाँ आप काम करना चाह रहे हैं, कैसे काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका गवर्नेंस सिस्टम है, क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल कंप्लायंसेस हैं, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, सीएसआर में रजिस्ट्रेशन है, एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस भी हैं, वो आपके पूरे हैं कि नहीं है, तो वो प्रोग्रामिंग के अंदर आपके आ जाता है। दूसरा स्टेप जो इसका आता है वो है आइडेंटिफिकेशन का। अब आपको किस एरिया में काम करना है, किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, कि आपको हेल्थ के सिस्टम में काम करना है, एजुकेशन में काम करना है, या लाइवलीहुड में काम करना है, या एग्रीकल्चर में ही काम करना है, तो वो क्या काम करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बैठ के बात होती है, चर्चा होती है, पूरा टीम जो है वो चर्चा करें कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करना है। अगर उन्होंने एक सेक्टर लिया है कि हेल्थ का, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने सेक्टर का ऊपर काम करने की बात करी है, तो उस सेक्टर के अंदर भी, हेल्थ के अंदर भी अब आप क्या प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद फॉर्मुलेशन। तो आप प्रपोजल एक डेवलप करेंगे, वो क्राइटेरिया हो सकते हैं किसी सीएसआर के साथ ये बात करके, या डोनर के साथ बात करके, या कोई कॉल फॉर प्रपोजल्स आए हैं उनके ऊपर आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो वो फॉर्मुलेशन कहते हैं उसको। और जब आप प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स हैं उसके अंदर कि भाई आप प्रपोजल कैसे बनाएंगे, बजट कैसे लिखेंगे, एक्टिविटी कैसे लिखेंगे, उसका लॉग फ्रेम कैसे बनाएंगे, उसकी एक्टिविटीज का गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे कि कब कब कैसे कैसे एक्टिविटीज होंगी। वो करने के बाद फिर जब अगर आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, जहां आप वो जो गतिविधियां आपने बताई हैं प्रपोजल के अंदर, उनको आप डे टू डे बेसिस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका किस तरीके से, जो 5वां हमारा वो आता है, एरिया आता है, वो आता है मॉनिटरिंग का, कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग, अब जो एक्टिविटीज हैं
इम्प्लीमेंटेशन के अंदर की जा रही हैं, उनकी हम मॉनिटरिंग किस तरीके से करें, किस तरीके से सिस्टम्स ऐसे बिठाएं कि हमारे पास मंथली या 6 मंथली या एनुअली हमारे पास वो डाटा आने लग जाए, जिसके ऊपर हमें डोनर को या जो ऑर्गेनाइजेशन से जिससे हमने वो फंड्स हमें प्राप्त हुए हैं, गवर्नमेंट भी हो सकता है या CSR भी हो सकता है या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, उसको हम किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। और जब ये डाटा आ जाएगा तो इसको ही हम जो आखिरी जो स्टेप है इसका होता है कि एक प्रोजेक्ट को हम एक इवैल्यूएट करें कि क्या हमने किया था, क्या हमारे पास रिसोर्सेज थे, उसके कंपैरेटिव में हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं इनको पूरे एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम मुख्य तौर पर फॉलो करते हैं। और अगर इनको स्टेप वाइज और एक लिंक करके हम फॉलो करें और इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ये नहीं कि पहला स्टेप पहले फॉलो कर लिया और छठा स्टेप दूसरे बाद दूसरे स्टेप में कर रहे हैं, तो वो करते हैं तब गड़बड़ हो जाता है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि प्रोग्राम के जो साइकिल है, अगर ओवरऑल मैं आपकी बात को समराइज करूं तो आपने 2 बातें अलग अलग करके कही। एक तो जो प्रोग्राम्स प्रिपरेशन है, जो प्रिपरेटरी फेज है, लाइक बिफोर द सैंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम डोनर से आने के पहले का जो फेज है, तो प्रिपरेटरी फेज है जिसमें जो आपने कहा कि बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप कंप्लीट करें, वो एक आपने कहा। दूसरा, जब प्रोग्राम आ गया, आफ्टर द सैंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम, क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान बनाना चाहिए, आपका जो ओवरऑल जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है उसको आप एक्टिविटीज वाइज डिवाइड करें, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप पूरा करें, और साथ में जो आपकी टीम है, जो प्रोजेक्ट टीम है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, और साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फील्ड में ले जाएं, इम्प्लीमेंट करें। और फिर बीच बीच में जो आपने एक और अच्छी बात कही, जो जनरली इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो नहीं करती, जो ऑन गोइंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको रिपोर्टिंग सिस्टम या MIS, जिसको अलग अलग भाषा में आप कह सकते हैं, इन सब को कंटिन्यू करना, डॉक्यूमेंट करना। और एक और बात आपने कही जो पब्लिसिटी की है। सो दीज आर द स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं। और एक और मैं भूल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही, फिजिबिलिटी स्टडीज की। तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्टडीज का जो फिजिबिलिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में, उसको कवर करना। तो मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर द सैंक्शनिंग एंड बिफोर द सैंक्शनिंग क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना चाहिए। विजय, जब मैं बात करता हूं इन टूल्स एंड टेक्निक्स की, तो इस पे 2 और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है कि शायद आप उस पे और थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो उनको और थोड़ी नॉलेज एनहेंसमेंट में हेल्प होगी। कि जो एक इसका मेजर पार्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा उसको एलोबरेट अगर करिए, HR मैनेजमेंट, और साथ में जो आजकल पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज अगर इनको हम कहें तो 2 ही है एक तरह से, क्योंकि जो पब्लिसिटी और सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो भी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ही है। सो डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड HR मैनेजमेंट, अगर इन 3 चीजों पे थोड़ा और ब्रीफ आप करें तो अच्छा होगा प्लीज। जी, देखिए, ये दोनों जो 3-4 आपने अभी जो बताए टॉपिक्स, वो 2 जो बीच की महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट के, उनके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसा इम्प्लीमेंटेशन, जैसे ही आपको एक प्रोजेक्ट आपको अप्रूव होता है, उसके बाद आपको पूरा एक खाका बनाना पड़ता है, एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है कि आप यहाँ तो हमें प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो वो उसका जो ड्राफ्ट है, टीम आपको बनानी पड़ेगी, टीम की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टीम को आपको जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको उनके आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंसेस हैं, लीगल कंप्लायंसेस हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम उनको कंप्लायंसेस को उस प्रोजेक्ट के जो टीम मेंबर्स हैं उनको ओरिएंट करें। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की है,
या आपका कंप्लेंट रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स हैं उनके ऊपर, और इसके बाद प्रोजेक्ट किस तरीके से एक्टिविटी, अगर अवेयरनेस है या कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, तो वो किस तरीके से, क्या मापदंड होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज करने का या उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो वो लिस्टिंग करनी है, क्या करना है, तो वो सारा कैपेसिटी ओरिएंटेशन जो हम कहते हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट मिलता है तो इंसेप्शन फेज होता है, उस इंसेप्शन फेज के अंदर ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको एक फ्रेमवर्क, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क भी बनाना है। मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो आपने डोनर को कमिट किया है, डोनर को कमिट तो आपने बोला है कि भाई मैं 5 साल के बाद, अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो मैं 20% जो हेल्थ सर्विसेज, अगर हेल्थ का प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर मैं इम्यूनाइजेशन इस कम्युनिटी का बढ़ा दूंगा। लेकिन वो आप 6 महीने पे या 3 महीने पे कैसे उसको देख पाएंगे कि हम सही राह पे चल रहे हैं या हम कुछ गड़बड़ा रहे हैं हमारी एक्टिविटीज के अंदर, जिससे कि हम 20% को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो वो रेगुलर मॉनिटरिंग के आपको फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे कि क्या वेरिफिकेशन हमारे पास टूल्स हैं, किस वेरिफिकेशन टूल से हमें ये पता चलता रहेगा, मैनेजमेंट को ये पता चलता रहेगा जो भी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं कि ये हम सही राह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही ये जो प्रोसेसेस हैं इनको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसी में से ही आपका निकल कर आएगा जो आजकल कहते हैं कि चेंज किस तरीके से, आप बदलाव किस तरीके से ले आए। तो स्टोरीज ऑफ चेंज कह सकते हैं हम, थ्योरी ऑफ चेंज जिसे कहते हैं। नहीं, स्टोरीज ऑफ चेंज एक अलग है। अच्छा, कि आपने जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से कम्युनिटी में बदलाव लेकर आ पाए। तो थ्योरी ऑफ चेंज तो पूरा है कि हम किसने काम क्यों करना है हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और हम ये क्या मिल पाएगा हमारे को इन गतिविधियों को करने से, क्या गतिविधियां करें और कब हमें इसका इम्पैक्ट मिलेगा। तो वो थ्योरी ऑफ चेंज वो है। लेकिन स्टोरीज ऑफ चेंज, जो कहानियां हैं, जो हमारा एक कार्यकर्ता जो फील्ड पे रोज जा रहा है, वो काम कर रहा है, उसने कितनी मेहनत करी, उसने क्या बदलाव लेकर आ पाया, उसको स्टोरीज ऑफ हम चेंज कहेंगे। और वो स्टोरीज से पता चलता है कि कितनी मेहनत की गई है और ये किस प्रोजेक्ट ने किस तरीके से इम्पैक्ट, बदलाव लेकर आ पाया पूरे कम्युनिटी के अंदर। सो बेसिकली ये एक तरह का प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है, स्टोरी ऑफ चेंज। जी। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में कोई ऑर्गेनाइजेशंस को डे टू डे मॉनिटरिंग करने तो नहीं जाएगा डोनर भी, या जो CSR का प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे पता करेंगे कि आपने जो एक्टिविटी करी फील्ड के अंदर जाकर वो सही थी, अच्छी थी, उससे क्या चेंज आया। तो वो डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चल पाएगा कि आपने कैसे गतिविधि की, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप की है तो उसका अगर आपने एक रिपोर्ट दी है, उसके पिक्चर्स अच्छे हैं, पिक्चर्स को भी फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन भी आजकल होता है, जिसमें बहुत कहानियां नहीं लिखनी है, लेकिन उसमें पिक्चर से ही आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने ये वर्कशॉप किया। तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की बात है जो वो है। तो ये है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं और पूरा एक प्रोजेक्ट का एक्टिविटीज को एक रिपोर्ट फॉर्म के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट करके, और आप अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या है कि लिखने में थोड़ा सा उन्हें चैलेंजेस फेस आते हैं। तो लिखना अपनी एक्टिविटीज को जो आपने किया है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिखने से, आपने जो लिखा है नैरेटिव रिपोर्ट जो लिखी है, उसी से ही जो दूसरा व्यक्ति है जो काफी दूर बैठा है, 200, 500, 2000 किलोमीटर भी दूर बैठा है, वो आपका लगेगा उसे कि मैं फील्ड के अंदर जाकर अभी आया हूँ। तो ये अगर हम इन चीजों पे ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें चैलेंजेस फेस आएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। 2 बातें मुझे भी एक नई चीज जानने को मिली, स्टोरी ऑफ चेंज। लाइक हम फील्ड में जब हम लोग काम करते हैं तो सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज, इस तरह का डॉक्यूमेंटेशंस तो यूज्ड टू है, सब जानते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में जो लोग हैं। बट ये एक इम्पॉर्टेंट आपने नया नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया, मेरे लिए नया था, नॉट फॉर द इंडस्ट्री न्यू। स्टोरी ऑफ चेंज की जो बात आपने कही, प्रोसेस
प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का वो इम्पोर्टेंट है। विजय जी, इसमें एक चीज और भी आपने टच किया, थोड़ा सा उस पर और अगर आप डिटेल में जाएंगे तो क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसकी डिटेलिंग भी हो। जो आपने कहा कि डिलीवरेबल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अपना मॉनिटरिंग प्लान बनाना चाहिए कि लाइक अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है 5 ईयर, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 5 ईयर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम का डिलीवरेबल्स अगर हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाते समय अगर एनुअली डिवाइड कर दें तो हमें एक मिड टर्म रिव्यू की तरह हम उसको देख सकते हैं कि जो हमारा लार्जर टारगेट है, गोल है, वो हम ईयर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। तो जो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है जिसको हम कहते हैं जी, तो वो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। इस पे थोड़ा अगर आप टेक्निकल क्या कैसे करते हैं अगर वो फोकस करेंगे तो लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी। जी बिल्कुल। आज की तारीख में जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक नाम आपने सुना भी होगा कि प्रेडिक्टिव मैनेजमेंट और एक अजाइल, जहां अडेप्टिव मैनेजमेंट किया जाता है। राइट। तो जो अडेप्टिव मैनेजमेंट है वो काफी सक्सेसफुल माना जाता है इसके अंदर, जब हम किसी एक क्योंकि अगर आप ये सोचें कि 120% अगर आपको अचीवमेंट करना है तो अडेप्टिव मैनेजमेंट स्टेप के अंदर हम जो जाते हैं उसको अजाइल भी कहते हैं आजकल, और एक आजकल इन नाम है नया, तो उसको लेकर भी काफी लोग ये सोचते हैं कि अजाइल मैनेजमेंट क्या है। तो उसमें क्या है कि अगर आपको एक एक्टिविटी है तो उसको टुकड़ों में तोड़ना है, जिसको कि और हर एक टुकड़े का एक एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसके साथ उसको टाइम बाउंड करना है कि भाई ये आपने फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ही करना है तो उसके अंदर मटेरियल कौन लेकर आएगा, कब तक उसका इंतजाम हो जाएगा, रिसोर्स पर्सन कौन व्यक्ति फाइंड आउट करेगा, उसके साथ साथ वेन्यू कौन फाइंड आउट करेगा, जो रिसोर्स पर्सन होगा वो किस कंटेंट पे बोलेगा, या उसका ट्रेनिंग का फॉर्मुलेशन क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, क्या कंटेंट्स होंगे, उसका एक मैनुअल ट्रेनिंग का कौन बनाएगा, ये सारी चीजें कब तक होंगी। तो ये टाइम बाउंड और छोटे छोटे चीजों में होता है। तो जैसे ही एक स्टेप कंप्लीट हुआ तो वो टिक मार्क करते गए, और जैसे सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो आपकी एक पूरी एक एक्टिविटी हो गई, जिसको कि हम कहते हैं कि अजाइल मैनेजमेंट है। इसमें इन एक एक्टिविटीज को हम कहते हैं स्प्रिंट्स चल रहे हैं। हाँ, तो वो टेक्निकल भाषा है लेकिन हम उसमें ना जाएं। लेकिन अगर हम ये समझें कि हम एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों के अंदर ब्रेक डाउन करें और उन कामों को हम टाइम से बांध दें। हाँ, ये नहीं हो कि अगर आपने वर्कशॉप प्लान किया है तो पहले साल में प्लान किया है लेकिन वो जनवरी की जगह दिसंबर में हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ बजट, फाइनेंशियल आपका रिपोर्टिंग भी हैम्पर करेगी। क्योंकि आज की तारीख में अगर कॉस्टिंग भी बढ़ सकती है, जनवरी के अंदर जो प्लान कर रहे हैं वो दिसंबर में ज्यादा बढ़ सकता है या मॉनसून सीजन में ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये चीजों को हमें ध्यान में जरूर रखना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें एक दो टेक्निकल चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको भी थोड़ा, क्योंकि हालांकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसमें एक पूरे दिन की ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन क्योंकि आज के सब्जेक्ट में ये बहुत ही रेलेवेंस टूल्स है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको टच करें। एक पर्ट बहुत फेमस है जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे बोलते हैं पर्ट। सो पर्ट के अंदर भी जैसे आपने कहा उसके अंदर 2-3 पॉइंट आपने ऑलरेडी कवर किए। जो पर्ट का पार्ट है जिसमें अगर इसको पूरे पर्ट को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो टास्क आइडेंटिफिकेशन है, टाइम एस्टिमेशन है एंड एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम है जो डिलीवरेबल से रिलेटेड है। जो आपने कहा कि प्रोग्राम का जो टाइम फ्रेम है और जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है, एक्टिविटीज है, वो मैच करनी चाहिए। तो थोड़ा सा पर्ट को अगर आप टच करेंगे तो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी लोगों को मिलेगी। वही की है कि पर्ट जो है वो थोड़ा सा अभी पुराना हो रहा है, आउटडेटेड है।
उसकी जगह जो मैंने अभी बात रखी थी आपके Agile. सामने कि अजाइल जो मैनेजमेंट है वो अडेप्टिव है। अडेप्टिव का मतलब कि आप जो चैलेंजेस देखते हुए हर बार चेंज भी कर सकते हैं उसके अंदर। इसमें और विजय जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, एजाइल मेथोलॉजी और पर्ट में एक मतलब अगर मैं कहूँ तो एनजीओ सेक्टर में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो कुछ लोग पर्ट को ज्यादा फोकस करते हैं, अजाइल को नहीं करते, क्योंकि अजाइल मेथोलॉजी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, इंटरेक्शंस ज्यादा हैं। उसकी वजह से अजाइल मेथोलॉजी को लोग काफी डोनर्स प्रमोट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उससे प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी एंड डिलीवरेबल्स चेंज होते हैं। और अगर कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है तो वहां पे अजाइल एकदम फिट नहीं बैठता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि काफी ऑर्गेनाइजेशन जब ये प्रोग्राम देखेंगी तो उनको हो सकता है ये लगे कि ये हो, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा है और एज एक्सपर्ट आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि पर्ट और अजाइल के एडवांटेजेस क्या हैं और कहां पर हम पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं एज पर द सिनेरियो। देखिए, टेक्निकली जो देखा जाए तो पर्ट और एजाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा केवल वो है क्योंकि एजाइल जो मैनेजमेंट है वो ज्यादातर हम इम्प्लीमेंटेशन, जो ये वर्ड आया जहां से, वो था जब हम शॉप फैक्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, शॉप फ्लोर्स पे काम कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास हर समय जस्ट इन टाइम वाला जो जापानीज कॉन्सेप्ट है कि हर चीज हमारे पास जस्ट इन टाइम में आ जाए और उसको हम कंपोनेंट्स को हम फिक्स कर दें और फिर हम उस बड़े प्रोडक्ट को बना सके। तो आपके पास सारे कंपोनेंट्स को जोड़ने का आपके पास एक आइडिया रहना चाहिए कि वो जो इतने भी छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स बनकर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाएंगे उनका इन्वेंट्री आपके पास है, कहाँ है क्या नहीं है, तो उसको वो एजाइल मैनेजमेंट से किया जाता है। जबकि पार्ट के अंदर वो भी एक पार्ट है उसका ही, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अब एजाइल किया गया है, लेकिन जो पार्ट है उसके अंदर वो एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस के अंदर हम ये देख सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर कि भाई आपने प्लान किया कोई भी एक्टिविटी तो उसको अब आप कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि भाई वो कब कंप्लीट होगी, कौन कंप्लीट करेगा। उसके अंदर भी इसी तरीके का डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं और सिलेक्टिव प्रोसेसेस हैं कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक डेफिनेशन का डिफरेंस है। और आज की तारीख के अंदर जो इसको किया जा रहा है, क्योंकि एजाइल जो है वो आप रिमोट एरिया से भी कर सकते हैं, केवल आज यूज करें अपने वर्चुअली कर सकते हैं, वर्चुअली ज्यादा करते हैं जिसके अंदर तो। और ये एक क्योंकि इन थिंग है और हमारे को सिस्टम्स को समझना है, और अगर आपको एक डोनर मैपिंग के हिसाब से आज का जो सिनारियो है, क्योंकि जितने भी CSR प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कमर्शियल फैक्ट्रीज, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस को लेकर आ रहे हैं, तो उनको उनकी टर्मिनोलॉजी में अगर आप बात करेंगे, उनकी टर्मिनोलॉजी को आप अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, तो वो मैच करना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही एक और टूल्स है जिसको जल्दी से 2-3 टूल्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। एक CPM जो मैंने बात की कि क्रिटिकल पाथ मेथोलॉजी जो है वहां पर उसका कैसे यूज करते हैं, दूसरा गैंट चार्ट है, और थर्ड एक और अभी नया डेवलपमेंट सेक्टर में एक टूल्स यूज हो रहा है जिसको वाटरफॉल मेथोलॉजी कहते हैं। तो ये तीनों को अगर एक जल्दी से उसका ब्रीफ अगर बता दें और एक एग्जांपल भी अगर देके बता पाएं कि कौन सा टूल्स किस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिट हो सकता है, उसको ध्यान में रखकर टूल्स यूज करें। देखिए, जो CPM है ये एक बहुत पॉपुलर स्टेप है और टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है, लेकिन खास तौर से इसका भी जितना भी CPMP के स्टेप्स हैं, वो जैसे चाहे CPM कहें क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, तो उसके अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि एक आपने क्रिटिकल पाथ बनाया है कि एक एक्टिविटी को हम 60 दिन के अंदर कवर करेंगे, तो वो 60 दिन का जो वो है वो पाथ है उसका A to B तक जाने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है बीच के अंदर भी
कि ये 60 दिन से पहले हो जाएगा या 60 दिन से आगे जाएगा, तो वो आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि इसका आगे, क्योंकि एक एक्टिविटी है वो जो आपने अगर एक एग्जांपल लें कि कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ही आप प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर आपने वेन्यू और फूड आइटम्स को आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी माना है, उसका क्रिटिकल पार्ट जो है आपने बनाया है कि वो पहले हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिटिकल है एक्टिविटी। अगर वो ही वेन्यू फाइनल नहीं हुआ आपका पहले हफ्ते में, तो आपका जो डेट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है वो नहीं हो पाएगा या वो डिले हो जाएगा। तो आप अपने डोनर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। अगर डिले फैक्टर आप डाल रहे हैं तो आप एक उसके अंदर कुछ टाइमलाइन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि अगर ये एक्टिविटी डिले हुई पहली वाली, तो हमारे जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और क्या वो उस क्रिटिकल पाथ के अंदर तब भी फाइनल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वहां तक हम उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में पहुंच सकते हैं कि नहीं, या क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो टूल जो हमने बात किया गैंट चार्ट की, गैंट चार्ट एक जनरल चार्ट होता है जिसके अंदर ओवरऑल इसको 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट पीरियड के लिए भी कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आप कब करना चाह रहे हैं। ये क्वार्टर वाइज भी करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ डोनर्स इसको मंथली वाइज भी मांगते हैं, कुछ क्वार्टरली मांगते हैं, या पहले साल की डिफाइन मांगते हैं। जैसे EU के क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अंदर वो पहले साल की डिफाइंड एक्टिविटीज मांगते हैं कि कब आप फर्स्ट मंथ में करेंगे, और उसके बाद 6 महीना हाफ ऑफ ईयरली मांगते हैं। तो उसको भी वो एक्टिविटी को डिफाइन करता है, वो ओवरऑल बताता है कि कब आप एक्टिविटी करना चाहते हैं। उससे ये नहीं है, लेकिन ये भी एक डायनेमिक चार्ट है, टूल है, जिसको कि आप अगर 6 मंथली अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो उसको देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी अब आपने ग्रीन में कर सकते हैं उसको, जो कंप्लीट हो गई है, जो नहीं हो रही है या आप कंप्लीट करने वाले हैं तो उसको येलो में कर सकते हैं, या रेड जो है वो अभी नहीं हुई है, तो उस तरीके से भी आप कलर कोडिंग करके उसको गैंट चार्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो बेसिकली ये जो टूल्स हैं, चाहे वो CPM हो, गैंट चार्ट हो, या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो, सिंपल वे में भी अगर आप करें तो पर्पस जो ये है विजय जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ओवरऑल जो प्रोग्राम एक्टिविटीज, अप्रूव्ड एक्टिविटीज हैं, या जो हमने प्लान्ड एक्टिविटीज हैं, उनका प्रॉपर ब्रेकअप करना, और हर एक्टिविटीज की सब एक्टिविटीज को माइक्रो लेवल पर जाके मैप करना, एंड उसके टाइम और एस्टिमेटेड कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन प्लस रिसोर्स कैलकुलेशंस को ध्यान में रखकर डिलीवरेबल्स तय करना। ये अगर इसका कहें तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इन सारे टूल्स का यही है। जी बिल्कुल, ये तो ऑब्जेक्टिव है ही है, लेकिन एक इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है कि मैनेजमेंट को एक मैसेज देना कि ये एक्टिविटी अगर बाई चांस इसमें कोई चैलेंज आ रहा है, क्योंकि फील्ड के जो लोग हैं वहां पे परिस्थितियां हो सकती हैं अलग हो, तो वहां की परिस्थितियों को देखते हुए अगर कोई चैलेंज आ रहा है या एक्टिविटी में डिले हो रहा है, तो वो मैनेजमेंट को वो मैसेज बताया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, जहां पर मैनेजमेंट उसको रिजॉल्व करने के आपको तरीके या आपकी हेल्प कर सकता है। तो वो ये मैनेजमेंट, इसको MIS भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, ये पूरा एक MIS का जो पार्ट है, ये इसका एक छोटा पार्ट। राइट। इससे रिलेटेड टाइम कम है और विषय बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से थोड़े सारे इसके एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे सो दैट सब्जेक्ट ओवरऑल कवर हो जाए। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जो लीगल और फाइनेंशियल कंप्लायंसेस है। जब हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाते हैं तो लीगल कंप्लायंसेस को, फाइनेंशियल कंप्लायंसेस को भी ध्यान में रखते हैं। उस पे आपका क्या व्यूज है, कैसे उसको PMI के अंदर मर्ज करना चाहिए? देखिए, ये एक कंटिन्यूअस पार्ट होना चाहिए आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल का, क्योंकि आज की परिस्थिति अगर हम देखें, सिचुएशंस देखें, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती जा रही हैं बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पे, चाहे वो आपका टैक्सेशन हो
या आपका लीगल कंप्लायंसेस हो, तो आपको नजर रखनी है कि क्या एक्ट के अंदर क्या बदलाव आया। फॉर एग्जांपल एफसीआरए के अंदर ही पिछले दिनों में बदलाव आया कि अगर आप फॉरेन डोनर से फंड ले रहे हैं तो उसके अंदर आप कितना एडमिन बजट रख सकते हैं। तो अगर आपका वो उससे बजट एक्सीड कर रहा है तो आप अपने आप से ही बुलावा दे रहे हैं कि लीगल इश्यूज के लिए। तो आपको वो चीजें हर समय देखते रहना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा है इसी तरीके से लीगल जो एक्ट्स हैं अभी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी गवर्नमेंट के एक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है पोस्ट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एट वर्क प्लेस, या जेंडर पॉलिसीज आपकी हैं। तो इनको लेकर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रुख है, कैसे वो अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो एक बड़े लेवल में आती हैं जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कैसे कर रहे हैं, और दूसरा है कि अगर आपके खिलाफ आपके फीडबैक भी कोई दे रहा है, जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हेल्थ जो है, हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं वहां पर, और हर एक एम्प्लॉय को कोड ऑफ कंडक्ट का हर साल ओरिएंटेशन दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट तो आपके मिनिमम क्राइटेरिया है, ये आपको फुलफिल करने ही करने हैं जब भी आप एक इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में जाए। इसके साथ ही जैसे हमने अपने बनाए हुए हैं FCRM, जिसको कहते हैं फीडबैक एंड कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म। तो वो एक टूल है जिसके अंदर जब भी हमारे साथी भी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अगर कोई प्रोजेक्ट फील्ड के अंदर, तो वहां पर से बेनिफिशरीज या कम्युनिटीज कोई फीडबैक दे रहे हैं या कोई कंप्लेंट है, तो उसको हम किस तरीके से कलेक्ट करें, वहां पर क्या प्रोसेसेस हों, उसके बारे में कैसे बताएं हम कम्युनिटीज को कि क्या क्या स्टेप के थ्रू आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए, टू वे प्रोसेस होना चाहिए। और वहां से भी हम उनको एनालाइज करके किस तरीके से हम पूरे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लर्निंग जो है अगर हमने कोई फेलियर किया है या कहीं चैलेंजेस फेस आ रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने को सस्टेनेबल बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और जनरली जो ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद ये एरिया बहुत ज्यादा मिस करती हैं, जो लीगल कंप्लायंसेस का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एक मेजर रोल प्ले करता है कि हर एक, क्योंकि अगर आपको कंप्लायंसेस करने हैं तो आपके जो प्रोग्राम के साथ आपकी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं उनके साथ मैच होना बहुत जरूरी है। लाइक आपकी ट्रेवल पॉलिसी है, आपकी HR पॉलिसी है, लीव पॉलिसी है, जैसे आप लीगल जो पॉलिसीज आपने पॉस की बात की वो है, प्लस और भी नंबर ऑफ पॉलिसीज हर ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, जहां पर डिस्क्लोजर है या डेटा मेंटेनेंस की है, IT एक्ट है। इन सब के तहत अगर आप जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं, उनको कैसे आप अपने प्रोग्राम के साथ इनबिल्ड कर रहे हैं, और जब आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएं तो उस पॉलिसीज को भी ध्यान में रखकर बनाएं। ये सिर्फ आपको प्रोग्राम इफेक्टिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प नहीं करेंगी, बल्कि बजटिंग में भी आपको बहुत सारा रोल प्ले करेंगी। जैसे मैं बताऊं, अभी हम लोग ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो विजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीओ सेक्टर्स के लिए, और मैं आपके सामने इस बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आपने कहा कि अभी आजकल बहुत सारे डोनर्स जब प्रपोजल देखते हैं, सैंक्शन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो उस समय ह्यूमन रिसोर्स जो प्रोजेक्ट टीम है उसके वेलफेयर की बात नहीं करते हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग, जो की पर्सन्स हैं, जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनका वेलफेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं प्रोग्राम बजट के अंदर प्लान करना चाहिए। तो ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना रहे हैं तो उसके पहले हम बजट भी बनाते हैं, जब प्रपोजल बनाते हैं, तो हालांकि वो डिफरेंट पार्ट है, लेकिन अगर वो अच्छा होगा तो हम उसके साथ अलाइन कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये एक अच्छे पॉइंट्स निकल कर आए हैं आज के डिस्कशन में। मैं अब विजय जी कुछ हमारे एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट जो है उसका एक फॉर्मेट है कि
हम ये सब्जेक्ट को 1 महीने पहले अनाउंस करते हैं कि इस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, और जो हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे सवाल मांगते हैं, और कुछ हमारे कलीग हैं यहाँ पर जो टीम मेंबर्स हैं वो भी अपने सवाल पूछते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ क्वेश्चन आंसर सेशन, और उसके थ्रू भी हम अपने सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल जो है हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आया है, जो डॉक्टर रीता हमारी टीम मेंबर हैं वो आपसे पूछेंगी। Hi sir, welcome to ISRN. I wanted to ask you that how crucial is community engagement in a particular project, and what are the different methods of engaging community of diverse background in a project? देखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो मैं बात कर रहा था कि आइडेंटिफिकेशन जो सेकंड स्टेप है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो डिफाइन करता है कि आइडेंटिफाई आपके कौन से टारगेट ग्रुप होगा, कौन सा टारगेट एरिया होगा। तो जब आप वहां जाकर टारगेट एरिया, अगर आपने एक जोग्राफिकल एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं झारखंड में या बिहार में या यूपी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में किसी भी जगह पर आपने एक गांव या 100 गांव आपने आइडेंटिफाई किए हैं, तो उन 100 गांव में जाकर वहां का सिचुएशन क्या है वो आप बात करेंगे जब आप कम्युनिटी के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की। तो ये जो प्रक्रिया है, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो है, इसके कई सारे टूल्स भी हैं। फिर हाँ, इसके अंदर हम पहले जो कहते थे PRA टूल्स, PRA, हाँ, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब है वहां हम अप्रेज कर रहे हैं कि वहां की सिचुएशन क्या है। आज की तारीख में उसके साथ एक एक्शन वाला मोड जोड़ दिया है जिसको अब हम PLA भी कहते हैं, पार्टिसिपेटरी लर्निंग विद एक्शन। तो कई सारे इसके अंदर टूल्स हैं जिससे हम अप्रेज कर सकते हैं कि वहां की सिचुएशन क्या है, और जब कम्युनिटी उसके अंदर अपनी बात रखेगी तब वो बात आएगी। और ये थ्योरी ऑफ चेंज के अंदर भी हम बात करते हैं। मैं तीनों चीजें साथ मिक्स करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा अगला सवाल लेकिन थ्योरी ऑफ चेंज पे ही है, तो इसलिए अब वहां पे भी आएंगे। अच्छा है, आप अभी भी कवर कर सकते हैं। इसके अंदर ये है कि जब हम बात करते हैं उसके अंदर भी कि हम किसके लिए ये काम कर रहे हैं वहां पर, तो जो हु है वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, और हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, किन एक्टिविटी करके हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, जैसे मैं एक छोटा और बहुत ही छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप फ्लड्स का किसी जगह पे फ्लड आ जाता है और वहां पर आप जाकर एक बिना असेसमेंट के आप जाते हैं। आपने देखा भी होगा प्रोजेक्ट के अंदर कि जब इस तरीके के इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं कि ट्रक के ट्रक वो सामान सड़क पर रिलीफ आइटम वहां पर रख के चले गए, जबकि उनको जरूरत है अभी खाने की। तो और खाने में अगर आपने उस समय की सिचुएशन देखते हुए कुक फूड नहीं दिया है, तो वो वहां पर जब जलाने की जलावन ही नहीं है तो वहां कैसे कुक करेंगे वो फूड। तो वो असेसमेंट जब तक कम्युनिटी से आपने बात करके अपना निष्कर्ष नहीं निकाला है, तो वो आपका प्रोजेक्ट के अंदर चैलेंज आएगा। हो सकता है कि वो डिले भी हो जाए या फेलियर में भी हो सकता। ये जो आपने डिजास्टर का एक इवेंट का आपने जिक्र किया, ये मुझे याद है उत्तराखंड जब फ्लड हुआ था वहां पर, और उस समय देश भर से, दुनिया से काफी लोगों ने रिलीफ आइटम पहुंचाए, और इतना रिलीफ ज्यादा वहां हो गया था, सप्लाई चेन कंट्रोल नहीं थी, मिसमैनेजमेंट था, जिसके कारण पानी की बॉटल्स इतनी पहुंच गई थी कि पानी की आवश्यकता उतनी नहीं थी जितनी वहां थी। दूसरा, जो टेंट्स चाहिए थे, स्लीपिंग बैग्स चाहिए थे, अम्ब्रेला चाहिए थे, फूड आइटम जैसे आपने कहा कुक फूड चाहिए थे, वो उतने नहीं थे। तो जो एग्जैक्टली एज पर द नीड, एज पर द असेसमेंट, अगर हम डिलीवरी सप्लाई चेन को अगर मैनेज करें तो डिमांड के अकॉर्डिंग हम चीजों को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपने बहुत अच्छे तरह से बताया। अब एक अगला सवाल हमारे एक साथी हैं डॉक्टर राहुल, जो हमारी एक जो इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको लीड करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सवाल सीधे आपसे पूछें। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके अंदर हम
एक चीज़ है थ्योरी ऑफ चेंज, जिसके बारे में जनरली हमसे डोनर भी पूछता है कि आप क्या इम्पैक्ट करेंगे, उसके बारे में जानना चाहूँगा। और प्लस किस तरीके के रिस्क हमारे प्रोजेक्ट्स में रहते हैं और हमें उन रिस्क को किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, थ्योरी ऑफ चेंज जो है वो ये कहता है कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उन एक्टिविटीज से क्या फर्क पड़ रहा है और आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे वो फर्क लेकर आ रहे हैं, बदलाव लेकर आ पा रहे हैं। तो इसमें खास तौर से 4 स्टेप्स हैं थ्योरी ऑफ चेंज के अंदर। वो पहला जो स्टेप है वो कहता है कि व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज। जो भी आप काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो व्हाई डू यू वांट टू इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आपका, अगर आप ये 4 मेरी जो प्रश्न मैं आपसे ही वापस पूछूंगा, आपने एक पूछा तो मैं आपको उसके 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। 4 अगर आपके प्रश्नों के आपके पास उत्तर हैं तो हम थ्योरी ऑफ चेंज बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो व्हाई डू यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट, तो आपके पास अगर इसका उत्तर है तो हमारा थ्योरी ऑफ चेंज का पहला स्टेप क्लियर हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है इसका, वो कहता है कि हु, किसके लिए आप ये प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो आपका एक टारगेट ग्रुप है, कोई एरिया है, उसके अंदर आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है। अगर आपका वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है तो थ्योरी ऑफ चेंज कहता है कि आपने दूसरा स्टेप भी क्लियर कर लिया है कि आपको क्लैरिटी है क्यों आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, किसके लिए और कहां पर वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तीसरा जो स्टेप है वो कहता है कि हाउ, आप ये कैसे करेंगे। आपने जो किया है कि हम किसी एक क्षेत्र के अंदर इम्यूनाइजेशन हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बढ़ा आप कैसे सकते हैं, अब वो क्या एक्टिविटीज होंगी। तो ये डिफाइन करता है कि क्या एक्टिविटी हम करें जिससे कि हम इम्यूनाइजेशन बढ़ा लें। क्या हम ANM के जो हमारा इम्यूनाइजेशन डेज हैं उनको बढ़ाएं गांव के अंदर, या हम फिक्स कर दें, या अवेयरनेस लेवल बढ़ाएं, या जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ज्यादा घर घर पे लेकर आए या एक जगह पर लेकर आए। तो वो अगर आपका क्लियर है तो थ्योरी ऑफ चेंज का थर्ड स्टेप भी हमने क्लियर कर लिया। और जो चौथा है कि व्हाट, क्या आप इसके अंदर से बदलाव लेकर आ पाए, तो इसको अगर आपने कोलेट कर लिया है और डॉक्यूमेंट कर लिया है तो थ्योरी ऑफ चेंज का हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसमें ये कि क्या एक्टिविटीज हम करें जिससे कि हम आखिरी मोमेंट तक पहुंच रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच पा रहे हैं। इसको कई हिस्सों में, 4 हिस्सों में भी जैसा डिवाइड किया जा सकता है। तो डिवाइड करते हैं कि आउटकम्स के एक्टिविटीज क्या हैं, इनपुट्स जिसको कहते हैं, इनपुट से एक्टिविटीज आ गए, एक्टिविटीज से क्या आउटकम आया है और आउटकम से क्या इम्पैक्ट आया है। अगर हम इसको टेक्निकल भाषा में बात करें तो एक्टिविटीज से क्या बदलाव आ पाया उसके बाद, और इम्पैक्ट क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है उसके अंदर वो हम किस तरीके से उसको देख रहे हैं। तो दैट इज थ्योरी ऑफ चेंज। सो ओवरऑल सोशल इम्पैक्ट्स जो है वो हम इसके माध्यम से इजीली कवर कर सकते हैं। और आपको याद रखने के लिए, अगर थ्योरी ऑफ चेंज को याद रखना है तो विजय जी ने जो कहा है उसमें अगर मैं उसको शॉर्टकट में कहूँ तो 4WH का फॉर्मूला है। अगर आप 4WH फॉलो करते हैं, जैसे उन्होंने 4W क्या है, तो फर्स्ट है व्हाई, व्हाट, हु एंड हाउ। So no, one W is missing. Who, why, who, whom, and how. So अगर ये 4W को हम फॉलो करें तो हम थ्योरी ऑफ चेंज का इजीली हम उसको कंपाइल कर सकते हैं और उसके थ्रू काम कर सकते हैं। विजय जी, जल्दी से मैं एक और एरिया है जो अनटच्ड है जिसको चाहेंगे, हालांकि इसको हम लोगों ने आपने बातचीत में लाए हैं, बट थोड़ा टेक्निकली अगर जल्दी से उसके बता पाए। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम? जो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है ये बेसिकली तभी बन जाना चाहिए जब हम एक इंसेप्शन कर रहे हैं, इंसेप्शन वर्कशॉप कहते हैं, लॉन्चिंग वर्कशॉप कहते हैं, या हम अपनी टीम का ओरिएंटेशन भी कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब है सिस्टम, किस तरीके से हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे फील्ड से, उसको हम एक
नाम दे दिया है ये फ्रेमवर्क की तरीके से, लेकिन ये मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो है, जो आपने 20% ऑब्जेक्टिव है आपका किसी भी चीज को लेकर जाने का, कि स्किल्स हमने 20% बढ़ानी है या हमने अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है, तो वो आप कब कैसे उसका डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको डिफाइन करना है। कौन करेगा, ये फ्रेमवर्क में आना पड़ेगा। कौन कब इस डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या हम 2 क्वेश्चन पूछ के उससे असेसमेंट कर सकते हैं कि इनका अवेयरनेस लेवल बढ़ गया है, या 4 क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो उस समय डिफाइन होते हैं। और जब एक बार डिफाइन हो गए तो हम उसको एक, या तो आप एक्सेल शीट में डाल लें, या बहुत सारे डोनर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं CSR, वो अपने रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स देते हैं कि आपको इसी फॉर्मेट के अंदर आपको वो डालकर देना है। तो लेकिन बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको पता चलता रहेगा कि 6 महीने में आप कहाँ सीधे जा रहे हैं या दाएं बाएं हो रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के। वेरी नाइस। एक प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड एक सवाल है जो हमारी साथी नेहा आपसे पूछना चाहेंगी। नेहा, आप अपना सवाल विजय राज जी से पूछ सकते हैं। Hello sir, I wanted to ask you what factors contribute to the sustainability of a program and what do you think would be the long-term impact of a sustainability? देखिए, जो पूरा, अगर आपको सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है या एक सस्टेनेबल प्रोग्राम बनाना है, तो अगर आप पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल का जो मैंने बताया उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ये कंटिन्यूस साइकिल है, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम साइकिल जो कहते हैं, इसको भी इसका नाम भी दिया, ये आज का भी नहीं है, तो काफी पुराना है। वर्ल्ड बैंक ने इसको कॉइन किया था, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से सस्टेनेबल वे में लेकर आया जाए। तो अगर सस्टेनेबल वे है, तो प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में ही आपकी वो आ गई है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन जब कर रहे हैं तो लर्निंग हो रही है आपकी, वहां से लेसन्स आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर आपको इनपुट की तरह से काम करेंगे। तो जब आपके नेक्स्ट साइकिल में इनपुट आ रहे हैं, नेक्स्ट साइकिल का मतलब है नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हो सकता है या नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, तो उसके अंदर जब आपके आ रहे हैं, तो जब ये सक्सेसफुली एक साइकिल की तरह चल रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आसानी से या प्रोजेक्ट वो सस्टेन कर सकता है उन एक्टिविटीज को। वेरी नाइस। एक और एरिया है, उसको भी जो इसी का पार्ट है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, उसको भी टच कर लेते हैं। टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एचआर मैनेजमेंट एंड टीम बिल्डिंग। सो उसमें लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज एचआर मैनेजमेंट इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? फर्स्ट, ये एक एरिया अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें तो अच्छा होगा। एंड सेकंड, बहुत इम्पोर्टेंट है कि if you also share some best practices or success stories or any your experience regarding the team building or capacity building areas. टीम बिल्डिंग इनफैक्ट और एचआर मैनेजमेंट, जैसा हम कह रहे हैं, एचआर मैनेजमेंट के अंदर टीम बिल्डिंग की एक एक्टिविटी कंपोनेंट है। Yes. और एचआर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ना, सभी मानते हैं, सभी संस्था के जो इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं आज, वो इस कंपोनेंट को बहुत इम्पोर्टेंट और सीरियसली भी लेते हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली इसी कंपोनेंट को डोनर्स या चाहे CSR या कोई भी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट की तरह से नहीं लेते हैं, और सबसे पहले जो कट लगता है वो एचआर पे ही लगता है। जब आप बजटिंग कर रहे हैं, मेरे साथ आप एग्री करेंगे सभी साथी कि अगर आपने एक प्रपोजल सबमिट किया है, तो अगर उन्होंने, आपका डोनर या जो भी फंडर है, वो एग्री नहीं कर रहा है, वो कहता है कि ये 20% ज्यादा हो रही है, तो 20% की जो कट करते हैं वो सबसे पहले एचआर के अंदर ही किया जाता है। तो वो ना करें, मेरा सजेशन है। यू शुड डिस्कस विद योर फंडिंग एजेंसीज आल्सो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इनको कंप्लायंसेस के अंदर भी आता है, क्योंकि
वो चीज़ हम बाद में भी और इसके अंदर भी डिस्कस किया है कि कैसे उनको हम करें। लेकिन टीम बिल्डिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी समय समय रहते हुए, क्योंकि इसके अंदर कोई अलग से बजट नहीं होता है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर टीम बिल्डिंग के लिए आप देखेंगे कि कोई बजट नहीं होता, तो दैट इज एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपको करनी पड़ेगी अपने ओवरऑल। तो वो किस तरीके से है वो देखिए, जो टेलर जो बहुत बड़े प्रोफेसर टेलर जो थे मैनेजमेंट के गुरु हैं, उन्होंने 3 तरीके से हमें बताया कि हम टीम लीडरशिप या हम किसी को कैसे कॉम्पिटिटिव वेव के अंदर काम करने के लिए हर समय प्रमोट कर सकते हैं। तो वो पहला है, या तो वो फाइनेंशियली होगा या फिर वो उसको हम इस तरीके से प्रमोट करें कि वो सेटिस्फाइड रहे। और उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए कोई एक वन शू जो कहते हैं कि वन साइज नेवर फिट्स एवरीबॉडी, तो उसके लिए आपको अपने आप से ही काम करना पड़ेगा। क्या चैलेंजेस हैं, क्या पेन, प्रैक्टिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसमें 3-4 एरिया हैं, अगर आप उनको बता पाएं, क्योंकि ये प्लानिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैं एक ही करके पूछता हूँ तो आप बताते जाएं। तो रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन पॉलिसी के हिसाब से ये भी एचआर के अंदर है और सबसे पहला पार्ट ही है और कंटिन्यूअस पार्ट है। रिक्रूटमेंट अगर आप देख रहे हैं कि भाई आप एक रिमोट एरिया में ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आपने वहां का लोकल व्यक्ति को ना रखकर किसी बाहर से कोई व्यक्ति लेकर आए जिसके लिए बजट नहीं है, तो वो आप व्यक्ति वहां पर रुकने के अंदर, लॉन्ग टर्म रुकने के अंदर उसको चैलेंजेस आएंगे और इससे आपका प्रोजेक्ट भी हैम्पर करेगा। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो आपको बहुत फोकस वे में करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट एंड ज्योग्राफिकल एरिया के चैलेंजेस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। सेकंड, इसी से रिलेटेड है यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव, देखिए रिसोर्सेज जो है, जो एजाइल मैनेजमेंट भी कहता है वो कि आपका व्यक्ति जो है, जो फील्ड के अंदर जो हर एक लेवल्स पे जितने व्यक्ति हैं उनको आपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से दिया है, वो क्या बांटा है, या सुबह आकर आप डेली का डेली बता रहे हैं, आप डेली बता रहे हैं। तो वो अगर डेली बताएंगे तो वो मुश्किल है आपका सस्टेनेबिलिटी भी और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में भी। एंड एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको भी है कि क्लियर नहीं होगा कि करना क्या है और प्लान ही नहीं मालूम उसे कि कहाँ जाना है। एक चीज जो मैं मेरा अपना जो प्रैक्टिस रही है, मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादातर जाकर ये कहता हूँ कि आप एक घोड़े की तरह मत चलिए। यस, वो लगाकर जो चश्मा होता है, घोड़े का चश्मा कहते हैं, तो उसकी दोनों आंख में पट्टी बांध देते हैं क्योंकि उसको सीधे ही देखना है। तो आप अपनी टीम को ऐसा बनाइए कि वो अडेप्टिव हो, वो खुद से डिसीजन लेने के सके, काम कर सके, इनिशिएटिव ले सके। ये नहीं कि जो भाई जी बताएंगे या सर बताएंगे वही के हिसाब से ही वही काम। तो ये जो बात आपने कही है विजय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी संस्थाओं के लिए। आज भी ग्रासरूट लेवल पे काम करने वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये समस्या है कि उनके एम्प्लॉय को ही नहीं मालूम होता या प्रोजेक्ट टीम को ही नहीं मालूम होता कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है। तो अगर आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बना रहे हैं तो उसको बंद करके अपने रूम में मत रखिए, टीम के साथ शेयर करिए, बीच बीच में उस पर रिव्यू करिए, उनको इन्वॉल्व करिए और उनको कहिए कि अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान यू कैन make your plan, so that they know the broader area of the program activities, they also know the deliverables of the program, and they also know how to document all these process. So these are the area I think it's most important to know the human resource, and then you can imagine to best utilization of the human resource. देखो, मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वहां पर ये एंश्योर करता हूँ कि जो पहले दिन ही जब इंसेप्शन वर्कशॉप हो रहा है उसके अंदर जो पूरा प्रपोजल है वो तो एक तो लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटेड होना चाहिए और हर एक फील्ड वर्कर को मिले, और जो पूरा ऑब्जेक्टिव का बिग पिक्चर है वो
उससे क्लैरिटी सारे फील्ड स्टाफ की होनी चाहिए। जो फील्ड में भी काम कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए, और जो मैनेजर है मैनेज कर रहा है उस प्रोजेक्ट को उसको भी पता होना चाहिए। तो अगर ये क्लैरिटी है, ये कंटिन्यूटी बनी हुई है आपकी टीम में, तो वो चैलेंजेस कम हो जाते हैं। वेरी नाइस। अब हम अपने इस एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा लास्ट सेगमेंट है आफ्टर द क्वेश्चन आंसर, उसमें हम रैपिड रिस्पांस राउंड करते हैं, जहां पर कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें, सो दैट आपके जब आप इस एपिसोड को देखें तो आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो विजय जी, 2-3 चीजें हैं जो रैपिड रिस्पांस राउंड के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और आंसर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ब्रीफ आप आंसर दे सकें, बट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के साथ। लाइक एक आपके इंट्रोडक्शन में मैंने 2-3 शॉर्ट फॉर्म यूज किए थे, उसके बारे में अगर बताएं, जो जिसके एक्सपर्ट हैं आप। एक पीएमपी करके एक है जिसका आपने इंटरनेशनल कोर्स किया है, वो क्या है? पीएमपी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। तो ये एक पीएमआई जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो इसको सर्टिफाई करता है ग्लोबल लेवल पे, और ये एक ग्लोबली सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको मानते हैं। दूसरा है पीएमडी प्रो। जैसे पीएमपी जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, चाहे वो आईटी हो या कमर्शियल एक्टिविटीज हो, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। आप शॉप फ्लोर में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेबल होता है उसके लिए। जबकि पीएमडी के अंदर डी जो है वो डेवलपमेंट है, तो ये स्पेसिफिकली डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सर्टिफिकेशन है कि अगर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम मानते हैं कमर्शियल से डिफरेंट होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, तो दैट इज पीएमपी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स इन्होंने किया है जिसकी जानकारी आज ही मुझे लगी कि उसका नाम जो है वो आपको सुन के लगेगा, पहले मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ये कोई ताइक्वांडो की डिग्री, वो जो लेवल्स होते हैं जिसमें पहला येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, इस तरह का। सो ऐसा ही सिमिलर कोर्स आपने किया है, येलो बेल्ट लीन सिक्स सिग्मा क्वालिटी एश्योरेंस का। सो ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है, ये भी एक सर्टिफिकेशन है जहां पर जब बड़े हम प्रोसेसेस को देख रहे हैं, जहां हमें क्वालिटी इंश्योर करना है, वो प्रोसेसेस का, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशंस है, उनकी क्वालिटी कैसे इंश्योर करें, क्योंकि वो सब प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है, उसके अंदर सिक्स सिग्मा जो सर्टिफिकेशंस है उसके अंदर कि हम क्वालिटी को कैसे इंश्योर करें। तो वो क्वालिटी एस्पेक्ट के अंदर जो प्रोसेस की क्वालिटी है उसको इंश्योर कराने का। सो बेसिकली एक टेक्निकल टूल्स है, टेक्निकल इंटरनेशनल टेक्निकल टूल्स है जहां पर हम प्रॉपर क्वालिटी असेसमेंट हम कर सकते हैं। टॉप 3 टिप्स फॉर सक्सेसफुल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? टॉप 3 टिप्स। देखिए, सबसे पहला जो है वो आपका प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर प्लानिंग अगर आपका अच्छा है तो आपको कहीं मात नहीं होगी। अगर आपने प्लानिंग के अंदर आपने इंडिकेटर्स लिख दिए हैं, हम 2000 लोगों तक ये प्रोजेक्ट को ले जाएंगे, और आपका जो बजट है वो केवल 200 लोगों तक ही पहुंचने का है, तो आप कैसे जाएंगे? तो इसलिए प्लानिंग जो आपकी है, और लास्ट में क्वेश्चन भी करेगा फिर फंडर, पहले तो वो फर्स्ट प्लानिंग हो गया। सेकंड, दूसरा है कि आपका रेगुलर मॉनिटरिंग या जो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है वो कैसे, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है जिससे कि आप डिसीजन ले सकते हैं, वो क्या है। सो सेकंड, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग सिस्टम। तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका, और आप उस डॉक्यूमेंटेशन को अपना कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं लार्जर ग्रुप के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या किस तरीके से अपनी बात जो रख रहे हैं बाकी लोगों तक, वो कैसे रख रहे हैं। वेरी नाइस। तो थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, जहां तो बेसिकली 3 मेजर टिप्स फॉर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो आपने बताई है वो ये है। नेक्स्ट विजय जी है, डिस्कस फ्यूचर ट्रेंड्स इन एनजीओ प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, जो आज की ट्रेंड के अंदर चल रहा है, एक तो अजाइल मैनेजमेंट है,
जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि अजाइल मैनेजमेंट, जब ये अगर हम उसको अपने डेवलपमेंट लेवल पर लेकर आए तो वो बहुत आसान है और वो हमारे को बहुत आसानी भी कर देता है अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के, चाहे वो एक संस्था का चीफ फंक्शनरी हो, वो भी आसानी से अपने 100 प्रोजेक्ट्स को इसमें देख सकते हैं। तो आप सब एजाइल को जरूर पढ़िए, PMP को पढ़िए, PMD Pro को पढ़िए और 6 सिग्मा को भी जरूर समझिए, येलो बेल्ट लीन 6 सिग्मा। इन सब को बारे में आपको डिटेल में इंटरनेट पे भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं और विजय जी का हम अपने चैट बॉक्स में मेल आईडी भी डालेंगे, जहां से आप इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो कोर्स कहाँ से करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। लेकिन ये कोर्स इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोफेशनल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस कोर्स को जरूर करिए। एक और सवाल है विजय जी, कोई ऐसा रिसोर्स मटेरियल, रीडिंग मटेरियल आप हमारे ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहेंगे जो उनको एज अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत सारे आज की तारीख में अवेलेबल मटेरियल्स हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक की साइट पर, ही सबसे आसान रास्ता जो है वो है वर्ल्ड बैंक की साइट पे भी जाकर आप प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात देखेंगे तो वो पूरा प्रोग्राम मैनेजमेंट का साइकिल भी आपको उनके हिसाब से, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल हैं और इनके स्टेप्स हैं वो डोनर टू डोनर डिफर करते हैं, थोड़ा बहुत वेरी करते हैं। EU की साइट पे जाएं आप, USAID की साइट पे जाएं, इन साइट्स पे उनके किस तरीके से उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल है और कैसे वो स्टेप्स चाहते हैं वो वहां पर डिटेल में दिया होता है। तो अगर आप उनकी साइट्स पे जाएंगे तो आप आसानी से ये सारी चीजें, और आजकल तो गूगल करेंगे GMOCC के ऊपर काफी मटेरियल्स, GMOCC, हाँ, GMOCC कीवर्ड है, अगर आप इस कीवर्ड्स के साथ गूगल करते हैं तो आपको डिटेल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक और बात पूछना चाहूंगा लास्ट में, ये हालांकि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ सीजन्ड डेवलपमेंट प्रोफेशनल, आप क्या इंडिया में, भारत में एनजीओ सेक्टर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए क्या कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने की सोच रहे हैं या होना चाहिए, ऐसा आप फील कर रहे हैं? क्योंकि हर एक काम को करने के लिए जैसे एक स्टैंडर्ड SOP की जो जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, ऐसे ही एनजीओ सेक्टर के लिए क्या कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन होनी चाहिए? ऐसा, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल, जैसे आज की तारीख में सभी प्रोसेसेस के लिए, सभी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बने, मानक बने हैं, तो डेवलपमेंट सेक्टर के लिए कोई मानक नहीं है। तो हमारा मानना है कि डेवलपमेंट सेक्टर के लिए भी कुछ मानक बनाने चाहिए जिनको कि फॉलो, जो आइडियली माने जाएं, और उनको हम फिर वॉलंटरी हो सकते हैं शुरुआत में, फिर उसको हम मैंडेटरी करें या नहीं करें, दैट डिपेंड्स ऑन लार्जर सेक्टर। तो लेकिन वो कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मेरा ये मानना है, और हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा और मेरा, जो आपने पहला प्रश्न भी किया था कि कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो हमारा एक अभी नया प्रोजेक्ट भी हम मैं उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो ये प्रोजेक्ट हम एक स्पेसिफिकली जो सक्षम नाम से है, और ये यूरोपियन यूनियन सपोर्टेड है, वेल्थुंगर एल्फे इसको सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्टिंग कर रहे हैं, और हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इसमें, FMSF, SSK और VSS। तो इसके अंदर हम कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सोसाइटीज को देख रहे हैं, और ये जो आज पूरी चर्चा जो हमने की, इन सारी चीजों को हम उसके अंदर सम्मिलित करेंगे, और इसके अंदर दोनों तरीके से, फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है, और हम एक डैशबोर्ड का एक्सेस भी देंगे इसके अंदर, जहां पर आप ये सारे कुछ दिन के बाद जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे, वो रिसोर्सेज भी आप देख सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप सक्षम को, अभी हमने एक अपना कॉल फॉर प्रपोजल भी डाला हुआ है, आप वेबनेट में देखेंगे तो उसके अंदर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस का एस्टेब्लिश करने की हमने देखा है, तो अगर आप उसमें जाएंगे वेरी नाइस, अच्छा रहे। तो आज के कार्यक्रम में ये सबसे अच्छी बात थी कि आज हमें वेल्थ हंगर हेल्प का एक
जो कॉल फॉर प्रपोजल है वो भी हमें मिला है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो डेवनेट पे अवेलेबल है, और विजय जी ने उसको हम सब के साथ, सभी साथियों के साथ शेयर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो लोग भी इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और आगे आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा कि ये जो लास्ट पॉइंट है जो एनजीओ सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे विजय जी ने चर्चा की, कि एनजीओ सेक्टर में कोई मानक नहीं है, कोई मेजरमेंट करने के कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं है। इनको बनाने की, रेगुलराइज करने की बहुत जरूरत है। आप सबके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप प्लीज अपने सुझाव भेजिए। आपको लगता है कि क्या एनजीओ सेक्टर रेगुलराइज होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आप अगर हमें अपने सुझाव लिख के भेजेंगे तो आने वाले समय में हम लोग साथ बैठकर एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने में आगे बढ़ सकते हैं। आप सब हमारे इस एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट, जिसका नाम है डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, इससे आप जुड़े। आज के एपिसोड में आप हमारे साथ रहे, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आज के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट विजय राय जी, आपने अपना समय दिया, आप आए और बहुत अच्छे से आपने पूरे विषय को समझाया है। मुझे मालूम है कि इस 40-50 मिनट्स के पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक ब्रीफ देने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर लाइन को लेकर आप अपने इंटरनल सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने में आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आप सभी साथियों को आपकी तरफ से, विजय राय जी को धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। आप हमारे कार्यक्रम में आए। ISRN पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू।